नमस्कार किसान भाइयों। आप सबकी डिमांड पर मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों एनपीके कंसोर्टिया के बारे में। क्या हम ऐसे जीवाणुओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या इनका रोल है? किस तरह से मिट्टी में काम करते हैं? अगर आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इनके प्रयोग करने की विधि भी अच्छी तरह से जान पाएंगे और इनसे अधिक लाभ कमा पाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आजकल कृषि के क्षेत्र में कंपनियों की तरफ से ऐसे फर्टिलाइजर्स आपको उतने मात्रा में इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिससे दिनों दिन जमीनें बेकार होती जा रही हैं। किसान भाइयों, आपको याद होगा कि आज से 15-20 साल पहले या और थोड़ा सा कैसे 1970 से पहले कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता था खेतों में, और उसके बाद भी काफ़ी समय तक गांव में सब लोग केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं जानते थे। तो उस समय भी फसलें हुआ करती थी और बेहतर गुणवत्तापूर्ण फसलें हुआ करती थी किसान भाइयों। तो आज हम तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हुए भी फसलों में दिनों दिन गुणवत्ता को गिराते चले जा रहे हैं। और अब तो एक दौर ऐसा आ गया है, पंजाब में भी एक दौर आया था जब डीएपी के बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने प्रयोग करते चले गए और जब ज़्यादा डीएपी का प्रयोग करने से उत्पादन घटता चला गया। दोस्तों अब समय है कि हम रासायनिक खादों की तुलना में जैविक खादों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो निकट भविष्य में आने वाले समय में हम अपनी मिट्टी को भी सही तरह से संरक्षित कर पाएंगे और फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ा पाएंगे। दोस्तों किसान भाइयों, आपके वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% नाइट्रोजन होती है। तो जब वातावरण में इतनी मात्रा में नाइट्रोजन गैस है तो हमें ऊपर से नाइट्रोजन देने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि हमने जो नाइट्रोजन यानी वातावरण में बहुत सारी गैसों के साथ मिश्रित जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके पौधे को देने का काम जो बैक्टीरिया करते थे, उन बैक्टीरियाओं को तो हमने तमाम तरह के रासायनिक जहर डाल के खेती में मार दिया। अब हमें कृत्रिम रूप से उसको यूरिया के द्वारा या अन्य नाइट्रोजन के से संबंधित नाइट्रेट्स के जो खाद हैं, रासायनिक खाद, उनके द्वारा उसकी पूर्ति करनी पड़ रही है। तो हम पुनः उस जगह पर आए कि स्वतः नाइट्रोजन की पूर्ति क्या अब नहीं हो सकती? तो हो सकती है दोस्तों। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें आपके फास्फोरस की, क्योंकि प्रमुख जो तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ही है जो पौधे को बहुतायत में आवश्यक होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों नाइट्रोजन की तो हमने कर ही लिया, फास्फोरस की बात करते हैं। जो प्रमुख रूप से फास्फोरस हम डीएपी के द्वारा देते हैं जिसमें 40% फास्फोरस होती है। अगर हम लिक्विड डीएपी की बात करें, जो नैनो डीएपी आ रहा है उसकी बात करें तो उसमें 16% P2O5 की फॉर्म में जो है फॉस्फेट होती है, जिसमें से केवल 30% फास्फोरस आपके जो है खेत में काम आती है, बाकी 15-16% तो फिक्स होकर बेकार चली जाती है। तो जो बेकार पड़ी जमीन में फास्फोरस है वो धीरे धीरे करके ऐसे तत्व बना लेती है जो मिट्टी को खराब करते हैं दोस्तों, मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं और पीएच भी धीरे धीरे उनका बढ़ता चला जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन बैक्टीरियाओं का प्रयोग करें। इसी प्रकार हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो काम है वो परिसंचरण का काम है मुख्य रूप से। तो पोटेशियम की जो पोटास हम देते हैं, एमओपी देते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास देते हैं दोस्तों, या आप सल्फेट ऑफ पोटास देते हैं खेत में पोटेशियम की पूर्ति के लिए। तो इनमें से भी पूरी पोटास की जो है पौधे को नहीं मिल पाती। और मैं आपको बता दूं, पौधा केवल जड़ 1 सेंटीमीटर से की दूरी वाले पोटेशियम को ले सकता है। 1 सेंटीमीटर, केवल 1 सेंटीमीटर कितना होगा? इतना सा 1 इंच इतना होता है तो 1 सेंटीमीटर उसका आप समझ लेना। तो अब वहां तक जब अगर जड़ें पहुंच जाती है तो आपको पौधे को पोटेशियम उस जो आपने दिया वो मिल जाएगी, अन्यथा वो खेत में पड़ी रहेगी। अब आवश्यक क्या है दोस्तों? इसको सरल बनाने के लिए बैक्टीरिया कृत्रिम रूप से आप खेती में देंगे और जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एसिटोबैक्टर, एजोबैक्टर बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं खेती के अंदर।
तो इन बैक्टीरिया को जो अलग अलग जो बैक्टीरिया ये जो हैं वो पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बैक्टीरिया सहजीवी होते हैं, पौधे से अपना जीवन यापन करते हैं पौधे के, और पौधे को उसके बदले में नाइट्रोजन देते हैं। तो जो एजोटोबैक्टर भी बैक्टीरिया है वो अनाज की जड़ों में पाया जाता है, अनाज की फसलों की जड़ों में। और जो आपका राइजोबियम है वो दाल, जो भी दलहन वाली फसलें हैं उसकी जड़ों में पाया जाता है। दोस्तों जिस तरह से हम ढैंचा या हरी खाद करते हैं, उनकी जड़ों में जो गांठों के रूप में बन जाती हैं, उसमें बैक्टीरिया ही होते हैं जो सहजीवन करते हैं और वो पौधे को वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो बैक्टीरिया को कृत्रिम रूप से बनाया है दोस्तों, NPK कंसोर्टिया की फॉर्म में जो आ रहा है, उसकी कीमत लगभग 200 रुपये के आसपास है। इफ्को, सरकारी इफ्को कंपनी का आता है, उसमें आप उसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये एसिटोबैक्टर, एजोबैक्टर और आपका एजेटोबैक्टर और आइजोबियम ये तो हैं ही। इसके अलावा जो हैं वो आपके PSB यानी फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी हैं। सॉल्युबलाइजिंग मेटल का मीनिंग आपको मैं समझा देता हूं। फास्फोरस जो सॉलिड फॉर्म में या अघुलनशील फॉर्म में मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है, उसको सॉल्युबल बना के यानी घुलनशील बना के पौधे की जड़ तक पहुंचाने का काम करते हैं फास्फोरस सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबलाई बैक्टीरिया। दोस्तों इनका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन इनके प्रयोग करने से पूर्व कुछ सावधानियां हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। अब अगर हम NPK कंसोर्टिया की बात करें तो इसमें करीब करीब 10 करोड़ बैक्टीरिया हैं 1 ml में। 1 × 10⁸ 1 प्रति ml बैक्टीरिया है। इसकी आप CC को देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है। तो इतने बैक्टीरिया हैं इसके अंदर हैं। तीसरी बात करें हम पोटास की। दोस्तों पोटास MOP में 60% पोटास होती है, मैंने ये सब बता दिया। वहां से जो पौधा लेता है तो 1 सेंटीमीटर के आसपास जड़ों से केवल ले सकता है, तो उसको जड़ों तक यानी जो खेत में भूमि में पौधे के आसपास जो पोटेशियम पड़ी हुई है उसको जड़ों तक पहुंचाने का काम जो करेंगे वो पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया करेंगे। वो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया थे, ये मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया यानी कि पोटेशियम को इधर उधर से इकट्ठा करके लाएगा और जड़ तक पहुंचाने का काम करेगा। दोस्तों एक जगह इन तीनों को मिला करके वैज्ञानिकों ने बनाया NPK कंसोर्टिया, जो आपकी 250, 500, 1 लीटर की बोतल में आपको अवेलेबल होता है, और जिसकी कीमत जो है अलग अलग पैकिंग की अलग अलग कीमत हो सकती है। तो आप देखें और भी कंपनियां इसको बनाती हैं। इसका प्रयोग हम बीजोपचार से लेकर के भूमि उपचार और स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप प्रयोग करने से पहले आप इसका वैसे तो कुछ लोगों का की धारणा यह है कि इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी जो रिसर्च पेपर है उसमें ऐसा नहीं मिला कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप प्रयोग करके खुद स्वयं देख लीजिए। इसके जो भोजन है, एक्चुअली इन बैक्टीरियाओं को एक कंसंट्रेट ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जो धीरे धीरे करके वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो पूरी बोतल बैक्टीरिया की नहीं है दोस्तों, वो भोजन है बैक्टीरिया का, वहां उसको पनपते रहते हैं। अब हम इसको जो है जैगरी या गुड़ या गन्ने के रस में हम इनकी ग्रोथ करा सकते हैं। बैक्टीरिया एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, और फंगस जो है वो सॉलिड फॉर्म में ग्रोथ करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुके हूँ, अपना वीडियो जो आपको मैंने बताया था बायो पेस्टिसाइड्स 1-2 करके पार्ट 1-2-3 में बताया था मैंने कि उस समय हम कैसे कर सकते हैं। तो एक आप 200 लीटर का ड्राम लेंगे, उस 200 लीटर के ड्राम में 2 किलो गुड़ घोल करके मिला देंगे। उसके बाद उसमें ड्राम में 500 ml से लेकर के 1 लीटर NPK कंसोर्टिया को मिला देंगे। सर्दी के दिनों में दोस्तों 1 हफ्ता पहले ये काम करके इसको स्प्रे की फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं, और ड्रॉप करके पानी के साथ सिंचाई के रूप में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंकल के थ्रू भी लगा सकते हैं, और आप जो है ड्रिंचिंग के थ्रू भी आप इसको दे सकते हैं। बहुत सारे तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फायदा करेगा वो ड्रिंचिंग में करेगा दोस्तों, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो जड़ों में काम करता है दोस्तों, और एक्चुअली इनके पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो स्ट्रोमेटा के थ्रू भी ये अंदर चले जाते हैं, तो स्प्रे में भी ये बढ़िया काम करता है। लेकिन सावधानी आपको क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि इसको प्रयोग करने से 15 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात किसी भी जहर का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि कोई भी इंसेक्टिसाइड,
फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करना है। रासायनिक खाद का भी अगर आप प्रयोग इसके साथ न करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि कंपनियां दावा करती हैं कि इसको रासायनिक खाद के साथ प्रयोग में लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी बैक्टीरिया रासायनिक केमिकल की कंसंट्रेशन में मर जाता है। तो कंसंट्रेट फॉर्म में अगर हम रासायनिक खाद के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हाँ, थोड़े से दिनों बाद या लिक्विड फॉर्म में अगर अलग से करते हैं तो शायद कुछ दिनों तक काम कर सकता है। आप ग्रोथ करके देखिए, ये 6-7 दिन बाद ऊपर झाग के रूप में जमा हो जाएगा, और झाग के रूप में जो जमा हो जाता है और इसमें खुशबू भी आती है, सनसनाहट की आवाज़ भी आती है, तो आप समझ लें कि वो ग्रोथ भी कर रहे हैं, वो वृद्धि भी कर रहे हैं, और हो सकता है वो मल्टीप्लाई भी कर रहे हों। दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के लिए का प्रमाण इसलिए नहीं है कि अगर इसकी लैब टेस्टिंग कराई गई तब भी उसमें उतने ही बैक्टीरिया पाए गए थे जितने कि उस बोतल में थे, इसलिए इसका प्रमाण तो मैं के रूप से मैं नहीं इस बात को कह सकता। लेकिन अगर इसमें नुकसान ही क्या है, इस फॉर्म में देने से फायदा ही होगा, ग्रोथ भी करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर होंगे। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से आपके जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। दोस्तों, पौधे के पोषक तत्वों की उपलब्धता सुगम हो जाती है जड़ों में। यानी अगर हम आलू की बात करें तो आलू में जो ट्यूबर की फॉर्म है वो काफ़ी अच्छे विकसित होते हैं, उसमें चमक बहुत ज़्यादा आ जाती है, उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप फूलों वाली फसल में करते हैं तो फ्लावरिंग अच्छी होती है, बीज अच्छा होता है, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कम से कम 20% उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो निश्चित रूप से आप लोग NPK कंसोर्टिया का प्रयोग अपनी फसलों में कर सकते हैं दोस्तों, न केवल आलू में बल्कि गेहूं में भी कीजिए, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कैसे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, कितना लाभ होता है, ये आप लोग हमें बताइए। नेक्स्ट ईयर इसके जिस तरह से आप सब लोगों के प्रयोग होंगे उसको हम सब शामिल करेंगे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।